अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर ले और हेडफोन्स लगा लीजिए। कहानी शुरू करते हैं। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया, एक दफा बहुत सख्त सर्दियां थी। एक गांव से कुछ लोग आए। वो 3 आदमी थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। वो फौरन से शाह साहब से मिलना चाहते थे। शाह साहब जो है वो किसी काम में मसरूफ थे। उनके पास पहले ही मेहमान बैठे हुए थे, लेकिन वो आदमी कहते थे हमारा उनसे भी मिलना बहुत जरूरी है। शाह साहब ने लोगों को बुलाया और उनकी बात सुनने लगे। उनका ये कहना था, हमारी जवान बेटी है, उसके ऊपर एक बला सवार है, हमारी मदद करें, हमारी बेटी को बचा लें, वरना वो मर जाएगी और हम उसे बचा नहीं सकेंगे। शाह साहब ने कहा, पहले मुझे पूरी बात बताएं कि बच्ची कहाँ पर है, उसको क्या हुआ है। उनका ये कहना था कि बच्ची को हमने घर में बांध के रखा हुआ है क्योंकि वो खोलने के काबिल नहीं रही। आज से 7 दिन पहले जब सर्दियों की पहली बारिश हुई, बारिश बहुत तेज और तूफानी थी। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। हम लोग सब अपने कमरों में थे, सोए हुए थे। हमारी बेटी भी हमारे पास ही सोई हुई थी। एकदम से वो उठी, उसे बाहर रफ़ाए हाजत के लिए जाना था, बैतुल खला। वो उठकर जैसे ही बाहर निकली, हमने बस उसके चीखों पुकार सुने। जब हमने बाहर जाकर देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। हम लोगों को लगा कि शायद इसका पाँव फिसला है, ये गिरी और बेहोश हो गई है। हम लोगों ने जब उसे उठाकर अंदर लाए, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, कोशिश की कि उसे होश आ जाए। बारिश अभी भी हो रही थी। जैसे उसे होश आया, वो चिल्लाने लग गई और कहने लगी, मुझे बचा ले, वो मुझे मार देगी। हमने पूछा, कौन मार देगी, किसकी बात कर रही हो? उसका ये कहना था कि मैं बाथरूम के लिए जब कमरे से बाहर निकली तो अभी मैं सहन में थी। सीढ़ियों में एक औरत बैठी हुई थी। वो बहुत काले रंग की थी। बारिश में उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। मैं उसे देखकर डर गई। वो तेजी से मेरी तरफ उठी और उसने मेरे बाल पकड़ लिए। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर के ऊपर कोई बहुत भारी चीज किसी ने मारी है। मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई। मैं सच कह रही हूँ, वो औरत बहुत ज्यादा खौफनाक थी। बाहर सीढ़ियों में बैठी थी। हमें लगा कि शायद ये बारिश में बाहर अकेली गई है, इसलिए डर गई है। हमने उसे समझाया, दिलासा दिया। उसके सामने बैठकर बाहर भी गया। मैंने बाहर जाकर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। बारिश बहुत तूफानी थी। मैं फिर से अंदर आ गया। वो भी डरी हुई थी। उसके सर में इतना दर्द था, आंखें सुर्ख हो गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे आंखें बिल्कुल खिंची खिंची सी हैं। बड़ी मुश्किल से वो सोई। सुबह हम लोग जागे तो वो उठकर बाहर भागी और कहने लगी, यहाँ बैठी थी वो औरत। हम लोग बड़े हैरान हुए। हमने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुमने रात को बाहर नहीं निकलना, हम कुछ करते हैं। उसी दिन उसकी तबीयत बहुत सा खराब हो गई। उसे बहुत सा बुखार हो गया। वो रोए जा रही थी। शाम तक तो पहले वो रोती रही। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने उसे सुलाया। ना कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी। आधी रात का टाइम हुआ तो वो कमरे में नहीं थी। हम लोग डर गए। उठकर बाहर गए तो वो सीढ़ियों में बैठी हुई थी और दीवार, जो सीढ़ियों वाली दीवार है, उसके ऊपर जोर जोर से अपने नाखून मार रही थी। ऐसे लग रहा था वो दीवार को कुरेद रही है अपने नाखूनों से, मिट्टी की दीवार को। यहाँ तक कि उसके नाखून भी टूट चुके थे। हम उसे रोक रहे थे, लेकिन उसमें इतनी ताकत आई हुई थी कि वो हमारी बात नहीं सुन रही थी। उसने खासी ज्यादा दीवार को खोद दिया और उठाकर मिट्टी को खाने लगी। उसकी ये हालत देखकर हम डर गए। बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर अंदर लेकर आए। वो आती ही नहीं थी। उसके बाद बुलंद आवाज में रोने लग गई, अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लग गई। हम उसे बहुत समझा रहे थे। तभी उसके पास बैठकर हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसकी सांस की आवाज इतनी भारी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था उसके सांस में भी जैसे किसी का कोई सांस ले रहा है।
इतनी भारी भरकम आवाज थी। उसके बाद आयतल कुर्सी हम लोग पढ़ते रहे और इस पर बेहोशी तारी हो गई। आज 7 दिन हो गए हैं। वो हर रात ऐसे ही करती है। उसने अपने सर के सारे बाल तराश दिए हैं। हमें तब पता चला जब वो सीढ़ियों में बैठी अपने सर के बाल काट रही थी। उसने अपने सर के सारे बाल काट के अपने सर को बिल्कुल गंजा कर दिया है। जगह जगह से बाल काट के शहर में फेंके हुए थे। जब हम लोगों ने शहर में इतने बाल बिखरे देखे, हमारी चीखें निकल गई। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। हमारे गांव में सबको पता चल गया कि हमारी बेटी के ऊपर कोई चीज, कोई मखलूक हावी हो गई है। कोई चुड़ैल आफत का, बला का बसेरा हो गया है। हमारे घर में गांव के लोग आए, उसे देखकर डर के भाग गए। उनका ये कहना था कि ये या तो आप लोगों को मार देगी या खुद को मार देगी। इसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका है। वो जब भी किसी को देखती है शोर मचाने लग जाती है, चीखें मारने लग जाती है और उनको गालियां देने लग जाती है। आधी रात होती है, कमरे से बाहर निकल आती है। उसने सहन के दरख्त के सारे पत्ते तोड़ दिए। वो दरख्त के ऊपर तक कैसे पहुंची हमें नहीं पता। आज तक जिंदगी में वो दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ी। लेकिन जब हमारे सहन से शोर शराबा गूंज रहा था, चीखों पुकार गूंज रहे थे, हम लोग उठ कर गए तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई थी और सारे पत्ते तोड़ तोड़ कर फर्श पर फेंक रही थी। हम उसे बड़ी मुश्किल से इस बात पर कायल कर रहे थे कि नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ। वो बार बार ये कहती थी कि नहीं, मेरे साथ वो है। हम दोनों दरख्त के ऊपर बैठी हुई हैं। हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा था। हमने फिर उसको बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही खोलते थे रात को वो बहुत तंग करने लग जाती थी। कभी बाल काट लिए, कभी दरख्त को तोड़ दिया, कभी घर के बर्तन तोड़ दिए। यहाँ तक कि एक रात वो घर से बाहर भी भाग गई। वो इतना तेज भाग रही थी जैसे वो हवा पर सवार है। मेरा बेटा मोटरसाइकिल पर था, वो उससे भी तेज भाग रही थी। बिल्कुल गांव की आखिरी हदूद से उसको पकड़ कर लाए। हमें पता वो अपने होशो हवास में नहीं है। अब वो बार बार अपने आप को ये कहती है कि मैं अपनी गर्दन काट दूंगी। तुम लोग सोकर जागोगे, तुम्हें मेरी गर्दन कहीं और मिलेगी और मेरा जिस्म कहीं और मिलेगा। ये बातें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं और हमारी खौफ से बुरी हालत है। जब वो रोती है उसकी आवाज बदल जाती है। कभी उसकी आवाज बिल्ली की तरह हो जाती है और कभी उसकी आवाज बूढ़ी औरत की तरह। यहाँ तक कि कभी कभी बोलते बोलते भी जब उसके ऊपर वो असरात आते हैं, उसकी आवाज एक बूढ़ी औरत जैसी हो जाती है। हमारी बेटी है और हम उससे डरने लग गए हैं। हमने तंग आकर उसको एक कमरे में बांधा हुआ है। उस कमरे में हम लोग नहीं जाते। बड़ी मुश्किल से उसको पास बैठकर खाना खिलाते हैं और फिर उसको बिस्तर के ऊपर बांध कर बाहर आ जाते हैं। कहती है रोशनी मत करना, रोशनी करते हो वो सामने आती है, अंधेरा ही रहने दो। मुझे उसकी शक्ल से डर लगता है। अगर हम लोग लाइट ना भी बंद करें तो पता नहीं लाइट कैसे बंद हो जाती है। स्विच बोर्ड दरवाजे के पास है और वो सामने पलंग पर बांधी होती है। हमारी मदद करें वरना हमारी बेटी मर जाएगी। शाह साहब ने जब सारी बातें सुनी, शाह साहब बड़े हैरान हुए। शाह साहब ने कहा कि मामला तो बहुत सख्त संजीदा लग रहा है और इसके ऊपर जो चीज सवार है वो बड़ी सख्त मखलूक है। मुझे पढ़ाई करनी होगी और पता करना होगा। शाह साहब ने सारी पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद शाह साहब ने बताया कि वो एक पिछल पैरी है जो उस बच्ची के ऊपर सवार है और ये मखलूकात जब किसी के ऊपर सवार होती हैं उसे ऐसे ही तंग करती हैं। ये वो मखलूक है जो इंसान के हाथों ही या उसको इतना उकसाती है कि वो खुदकुशी कर लेता है या फिर उसको इतना उकसाती है कि वो किसी और को जाने नुकसान दे देता है। इसकी भी वही हालत है। इसकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती होंगी। उन लोगों का कहना था कि जी इसकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती हैं। चेहरा इंतहाई बेहानक हो जाता है। हमें नहीं पता, गांव वाले कहते हैं कि अक्सर हमें ये आपके घर के दरख्त के नीचे खड़ी नजर आती है जबकि हमने उसको बांधा हुआ है। पता नहीं उसका क्या होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। शाह साहब ने कहा कि इसके ऊपर वो जो मखलूक है उसको हटाना इतना आसान नहीं है। वो किसी एक तावीज से हटने वाली चीज नहीं है कि मैं आपको एक तावीज दूंगा और वो हट जाएगी। अगर आप लोग इसको आजाद छोड़ देते, अगर आप लोग इसको बांधते ना, तो अब तक या तो वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी होती या अपने आप को, क्योंकि उसके ऊपर वो चीज
बुरी तरह से उसके दिमाग में हावी हो चुकी है। और ये बात भी सच है कि उसको वो नजर भी आती है, इसमें झूठ नहीं है। इसके लिए या तो मुझे वहां पर आप लोगों के साथ जाकर अमल करना होगा या उस बच्ची को यहाँ पर लाना होगा। उनका ये कहना था उसको यहाँ पर लाना तो नामुमकिन है। उसकी जो हालत है उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो हम 3 लोगों को भी उठाकर दूर फेंक सकती है। और अगर आपके पास लाने की बात की तो पता नहीं वो चीज़ कितना नुकसान दे दे हमें। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप ही हमारे साथ चलें तो। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इस मखलूक को इस बच्ची से हटा दूंगा। नाना जी बताते हैं फिर शाह साहब, मैं और कुछ खादिम उनके साथ रवाना हुए। गांव उनका खासा दूर था। बस पर 2-3 घंटे सफर करने के बाद हम लोग उस पुराने गांव में पहुंचे। आगे वहां पर एक स्टैंड सा था, जैसे कोई बस स्टैंड होता है या कुछ। वहां पर बहुत से तांगे खड़े हुए थे। वहां से एक तांगे पर सवार होकर हम लोग उस गांव के अंदर दाखिल हुए, इस गांव में पहुंचे। इन लोगों का घर गांव में खासा आगे था। वहां पर जब गए तो इनका घर जो था खासा घने दरख्तों से घिरा हुआ था। जैसे ही शाह साहब ने, उस आदमी ने दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा, जिस कमरे में वो लड़की कैद थी वो चिल्लाने लगी, शोर मचा रही, ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी। और उसकी आवाज, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, उस बच्ची की आवाज ऐसे लग रही थी कोई बूढ़ी औरत है, या आप ऐसे कह लें कि जैसे कोई गाय है, गाय वो शोर मचा रही है, चिल्ला रही है। और उसकी ऐसी आवाजें दिख रही हैं जिस तरह से उसको कोई जैसे ज़िबा कर रहा है, ऐसी भयानक उसकी आवाजें गूंज रही थी। उसकी माँ और बाकी एक बहन और भाई डर के बाहर बैठे हुए थे। वो लोग खौफ से कांप रहे थे और कह रहे थे करीब 1 घंटे से ये ऐसी आवाजें निकाल रही है। हम लोग दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ लोग भी घर के बाहर आए थे और कह रहे थे कि किसी को लेकर आए, इसकी आवाजें बहुत डरावनी है, हम लोगों को इसकी आवाजें सुनकर डर लगता है। हम लोग तो सक के डरे हुए बाहर बैठे हैं। शाह साहब ने कहा कि अल्लाह करम करेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह पाक किसी को तकलीफ देता है तो उसको हटाने की भी उसी की ताकत है। फिर शाह साहब ने कहा कि इस कमरे के आसपास फिलहाल कोई भी नहीं आएगा, अब इसका दरवाजा बंद ही रहेगा। शाह साहब उस लड़की के कमरे के बाहर बैठकर पढ़ाई करने लगे। जैसे ही शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू की, अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थी कि जिस तरह से अंदर कोई बहुत भारी जैसे फर्नीचर है और उसको कोई उठा उठा कर तोड़ रहा है, पटक रहा है। वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा था कि कोई लकड़ी के सामान को तोड़ रहा है। उन लोगों की भी चीखें निकल गई। उसके बाद उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वो अपनी असल आवाज में बोल रही थी और अपने माँ बाप को कह रही थी मुझे बचा लें, मुझे बचा लें वरना ये मुझे मार देगी। आप लोगों ने मुझे इस कमरे में क्यों बंद किया हुआ है, मुझे खोल दें, मुझे बचा लें, ये चुड़ैल मुझे जान से मार देगी। शाह साहब ने कहा कि कोई आगे नहीं आएगा, अभी ये वो नहीं है, अभी ये वही मखलूक है जो उसके रूप में बोल रही है। वो तो भी बिल्कुल चुप बैठी है। उसके बाद शाह साहब ने फिर पढ़ाई की। पढ़ाई करके कुछ तावीज़ दरवाजे के बाहर खड़े होकर जलाए। दरवाजे के बाहर तावीज़ जलाने के बाद शाह साहब ने उस लड़की का नाम पुकारा। एक बार पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार पुकारा तो उसने कोई और नाम लिया, क्योंकि अभी वो मखलूक अंदर मौजूद थी। फिर शाह साहब ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर से तावीज़ जलाया तो वो चिल्लाने लगी और कहने लगी अम्मी मुझे बचा ले, मेरे सामने एक बहुत भयानक औरत खड़ी है, ये वही है जिसने मुझे रात को डराया था, ये वही है। शाह साहब ने उस लड़की के बाप को इशारा किया और कहा कि अब दरवाजा खोलो। जैसे उसने दरवाजा खोला, शाह साहब ने उसको पीछे हटने का कहा। शाह साहब पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई करके हिसार बंदी की, अपने ऊपर भी और उसके बाप के ऊपर भी। उसे कहा कि अंदर आओ मेरे साथ। शाह साहब और उस लड़की का बाप अंदर दाखिल हुए तो वो लड़की जो थी उसी बेड के ऊपर बेहोश पड़ी थी और उसके आसपास बेतहाशा हड्डियां बिखरी पड़ी थी।
جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو صرف اور صرف روٹی کھلاتے ہیں، وہ بھی خود پاس بیٹھ کر۔ یہ ہڈیاں کہاں سے آئیں ہمیں نہیں پتا، بہت زیادہ ہڈیاں تھیں اور کچھ تازہ خون کے قطرے بھی تھے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب مجھے یہاں پر حصار بندی کرنی ہوگی، وہ چیز ابھی یہاں سے نکلی نہیں ہے، ابھی وہ یہیں پر ہے، کچھ بھی ہو جائے آگے مت بڑھنا۔ شاہ صاحب نے حصار کیا اور اس کو ایک طرف بٹھا دیا اور ایک طرف حصار میں خود بیٹھ گئے۔ جب شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہ پڑھائی کر رہے تھے تو ایک دم سے اس لڑکی نے اپنا چہرہ شاہ صاحب کی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں اتنی بھیانک لگ رہی تھیں، اس کی آنکھیں کھل گئی تھی پوری، اور جو آنکھوں کا کلر ہے وہ بالکل سفید کلر کا تھا، اور وہ خوفناک ہنسی ہنس رہی تھی۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی۔ اس پورے کمرے میں ایک دھواں سا پھیلنے لگ گیا۔ اس دھوئیں کے بعد وہ لڑکی چلانے لگی، چیخنے لگ گئی، اور بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اس کا جسم اکڑ گیا تھا جس طرح سے کوئی لکڑی ہے، اور واضح طور پر وہ بیڈ سے بھی، جس بستر پر تھی اس سے بھی تھوڑی اونچی تھی۔ اتنی اس میں ایک دم طاقت ہے کہ اس کے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے وہ بھی کھل گئے، اور جو زنجیر تھی اس زنجیر پہ ٹوٹ گئی، لیکن وہ ہل جل پا ہی نہیں رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے اس کے سر کے اوپر سے کچھ تعویذات تھے، ان کو گول چکر دے کر اس کے باپ کو کہا ان کو جلاؤ، اس کے پاس کھڑے ہو کر جلاؤ۔ جب اس کے باپ نے وہ تعویذ جلائے تو لڑکی جو ہے کچھ نارمل ہونے لگی۔ تیسرے تعویذ پر اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا سسکیوں میں، اور کہنے لگی کہ مجھے بٹھائیں۔ وہ اتنی نڈھال تھی کہ وہ بول نہیں سکتی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے کوئی ڈھانچہ ہے۔ اس کو بڑی مشکل سے بٹھایا، وہ بہت سخت لاغر ہوئی ہوئی تھی۔ جب اس کو بٹھایا تو وہ سسکیوں میں رونے لگی اور کہنے لگی مجھے بچا لیں، وہ مجھے بہت مارتی ہے، وہ بہت بھیانک ہے، وہ میرے سامنے آ جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اللہ کرم کرے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو کھولو اور باہر لے کر آؤ۔ اس لڑکی کو باہر لے کر گئے۔ شاہ صاحب نے کہا اس کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھاؤ۔ جیسے اسے کھلے آسمان کے نیچے بٹھایا، اس کے آس پاس بہت سے کوے آ گئے۔ وہ لڑکی چیخیں مارنے لگ گئی اور کہنے لگی ان کی آنکھیں سرخ ہیں۔ نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ ڈر گئے، اتنے زیادہ کوے کہاں سے آ گئے۔ شاہ صاحب نے جیسے ہی پڑھائی کی، ہوا میں جیسے ہی حصار باندھا وہ سب کوے اڑ گئے۔ تبھی شاہ صاحب نے اس لڑکی کے اوپر حصار بندی کی اور اس کے باپ سے کہا کہ اس کے سر کے اوپر سے ان تعویذوں کو 7 بار چکر دو اور اس کے پاس کھڑے ہو کر جلاؤ۔ پھر اس کے باپ نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی ایسا کیا، ایک دم سے وہ لڑکی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیخیں مارنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی میرے کانوں میں شور آ رہا ہے۔ تیسری بار جب یہ تعویذات کیے گئے تو وہ نارمل ہو گئی۔ شاہ صاحب نے اس کو حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس لڑکی کے اوپر بہت سخت چڑیل سوار تھی۔ وہ چڑیل آپ کے گھر کی نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر اس کا بسیرا ہے، وہ باہر سے کوئی مخلوق تھی جو بارش کی اس رات میں یہاں سے کہیں گزر رہی تھی۔ تو وہ کچھ دیر کے لیے جیسے گزرتی اس گزرگاہ میں ان سیڑھیوں کے پاس رک گئی، اور جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر اس لڑکی کو آپ لوگ باندھتے نہ تو شاید یہ اب تک زندہ نہ ہوتی، یہ خود ہی اپنے آپ کو مار دیتی۔ اس کمرے میں وہ جتنی بھی ہڈیاں ہیں ان کو وہاں سے نکال کر ایک کالے کپڑے میں باندھ کر آپ لوگوں نے آگ لگا دینی ہے، اور وہ میرے سامنے ہی لگانی ہے۔ پھر ایک کالے کپڑے میں ان ہڈیوں کو باندھا گیا اور ان کے گھر سے باہر لے جا کر ان کو آگ لگا دی گئی۔ نانا جی کہتے ہیں جب ان ہڈیوں کو آگ لگائی گئی، ان میں سے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ان میں سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے ان کے گھر کے اوپر حصار بندی کی اور کہا کہ اگلی جمعرات تک اس لڑکی کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، اور پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا دم کروانے کے لیے۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ اگلی جمعرات کو اس لڑکی کو لے کر آئے تو اب وہ بہتر تھی۔ اس نے آ کر بتایا کہ میرے آس پاس ہر وقت ایک عورت بیٹھی رہتی تھی، کبھی اس کے 2 سر اور 2 منہ بن جاتے تھے، اور کبھی اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا تھا جو بہت بھیانک کالے رنگ کا جلا ہوا چہرہ تھا، اور وہ مجھے کہتی تھی میں تمہیں مار دوں گی، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور تمہارے گھر والوں کو بھی مار دوں گی، میں یہاں پر صرف تمہیں لینے آئی ہوں۔
शाह साहब ने कहा, उसके बाद तो वो नजर नहीं आई। उस लड़की ने कहा कि नहीं, उसके बाद वो मुझे कभी भी नजर नहीं आई, वरना वो 24 घंटे मुझे नजर आती थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इन लोगों के साथ क्या कर रही हूँ। फिर शाह साहब ने उसे दम किया। उसके बाप और भाई का ये कहना था कि आधी रात को हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन हमने दरवाज़ा कभी भी नहीं खोला। जब से आपने मना किया, इसको बाहर भी नहीं निकाला। शाह साहब ने कहा कि अब घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं होगी। वो तब तक ही था जब तक इसको बाहर जाने से रोका था। अब अल्लाह खैर करेगा। इस लड़की को कभी भी अकेले रात को छत पर नहीं जाने देना। कोशिश करनी है कि ये अकेली छत पर ना जाए, वरना ऐसा ना हो कि इसके ऊपर दोबारा कोई मखलूक हमलावर हो। ये एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें बताई। नाना जी ने हमेशा कहा कि नौजवान लड़कियों को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, सर ढांप कर छत पर जाना चाहिए शाम के बाद, और रात के वक्त भी सर ढांप कर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये मखलूक़ात बाज़ औक़ात आज़ाद होती हैं और किसी भी रूप में अपना आप जाहिर कर सकती हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ मैं लाती रहूँगी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।